मैम कैंसर होता कैसे है? देखो, जब भी कैंसर की कोई बात करता है तो लोगों के मन में कैंसर एक मौत का इंडिकेटर समझकर लोग कैंसर वर्ड से डरते हैं। सेल्स अनकंट्रोलेबली मिलियंस में थाउजेंड्स में ग्रो करना शुरू कर देते हैं। हर शरीर के कण से कैंसर उत्पन्न हो सकता है। क्या प्रोसेस फूड भी कैंसर का कारण बन रहा है अच्छे टाइम वो पे? भी कारण है। वार्निंग लिखी रहती है फिर भी लोग लेते हैं ऐसे क्यों? क्योंकि हम खतरों के खिलाड़ी हैं। मुंह का कैंसर हो सकता है, गले का हो सकता है, फेफड़े का हो सकता है। मैम बाकी बीमारियों से कैंसर इतना खतरनाक क्यों हो रहा है? लोग कैंसर का नाम सुनते ही डर जाते हैं। तो बाकी बीमारियों से और कैंसर में जो भिन्नता है वो ये है कि बाकी बीमारियां लोग टाइमली ट्रीट करा लेते हैं। कैंसर्स में जो इस समय स्टिग्मा है वो इसलिए लोगों को लगता है कि लोग इससे मर जाते हैं। तो कैंसर के क्या लक्षण हैं कि कैंसर हो रहा है, फर्स्ट स्टेज में कैसे पता करें? तो कैंसर भी चिन्ह देता है, आपकी बॉडी आपको संकेत देती है। हमारे पास पेशेंट आते हैं तो पता चलता है साल डेढ़ साल से फाइल्स की ट्रीटमेंट ले रहे थे बट वो लेटरिन के रास्ते में या रेक्टम का कैंसर निकल गया है। तो एनी अनयूजुअल लोगों को पता ही नहीं रहता, लोग सोचते हैं फाइल से। लोगों का डर ये है कि कीमोथेरेपी सांप की जहर से बनती है। हम अधिकतर अब मैं देख रहा हूँ बच्चों में ब्लड कैंसर ज़्यादा बढ़ रहा है। बच्चों में ब्लड कैंसर सबसे कॉमनेस्ट कैंसर होता है। हम इंडिया में कितनी फैसिलिटीज आ गई कैंसर की? आज के डेट में इंडिया में सब कुछ उपलब्ध है और केवल चिंता ये है कि मरीज समय से नहीं आते हैं हॉस्पिटल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं द एसएस टॉक शो। आपका स्वागत है एक हमारे नए एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे विषय पे जो लाखों लोगों का दिल सहमा देती है, कैंसर। आइए हम जानते हैं कैंसर के बारे में कनिका सूद मैम से। वेलकम मैम। थैंक यू। मैम कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया। मैम लोग इतना डरते हैं कैंसर का नाम सुनते ही, इसके लिए आप कुछ कहेंगे? तो देखो, जब भी कैंसर की कोई बात करता है तो लोगों के मन में कैंसर एक मौत का इंडिकेटर समझकर लोग सोचने लगते हाँ, हैं उस डरते हैं बीमारी, सर, जबकि मौत है। ऐसा है नहीं। और शायद काफी योगदान है हमारी मूवीज का और बहुत सारी चीजें जो लोग देखते आ रहे हैं मीडिया में, जिससे एक फियर फैक्टर क्रिएट हो जाता है। बट आई थिंक यही एक कारण है जिस वजह से लोग अपनी टेस्टिंग भी नहीं कराते, क्योंकि लोग कैंसर वर्ड से डरते हैं। बट कैंसर सच में डरने की बीमारी है नहीं। ब्लड प्रेशर, शुगर की तरह ये भी एक बीमारी है जिसका इलाज है। अगर आप शुगर की बात करें, आजीवन दवाई खानी पड़ती है। हाँ, बीपी के लिए जीवन भर दवाई खानी पड़ती है। दवाई बट खानी पड़ती कैंसर है। का ट्रीटमेंट केवल 4-6 महीने ही चलता है। उसके बाद पेशेंट अपना नॉर्मल जिंदगी जीता है। बट एक फियर फैक्टर क्रिएट हो चुका है और अब समय आ चुका है कि हमें इस वर्ड को नॉर्मलाइज करना है। इसका मतलब है कि हमें लोगों के दिमाग में ये बात डालनी है कि ये भी एक बीमारी है। इसका भी निदान करके उचित इलाज उपलब्ध है हिंदुस्तान में। तो अगर ये डर जाएगा तभी लोग अपने सिम्टम्स को छुपाएंगे ही नहीं और टाइम से ट्रीटमेंट। मैम कैंसर होता कैसे है? कैंसर किसी एक कारण से नहीं होता। कैंसर एक तो एक साधारण सिंपल सिंगल डिजीज नहीं है। अच्छा। कैंसर हजारों तरह की बीमारियों का एक जमावड़ा है, क्योंकि वो खून से भी हो सकता है, वो आपकी जो शरीर की कोशिकाएं हैं उससे भी हो सकता है। तो अलग अलग तरह का होता है। तो कैंसर बेसिकली एक तरह का रोग है जिसमें आपके जो कोशिकाएं हैं वो हाँ। एबनॉर्मली ग्रो कर रही हैं। अगर आपने साइंस में पढ़ा होगा तो नॉर्मली एक सेल दो में डिवाइड करता अच्छा, है ना। जो डिवाइड कैंसर होते हैं। सेल्स होते हैं उनका डीएनए में डिफेक्ट आ जाता है। तो जो डीएनए वही डिक्टेट करता है हाँ। कि बॉडी में क्या होना चाहिए। तो अगर डीएनए डिफेक्ट आता है तो सेल ये चीज नहीं भाप पाता है कि उसको दो में डिवाइड करना है, और सेल्स अनकंट्रोलेबली मिलियंस में थाउजेंड्स में ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अब कैंसर के अंदर देखें तो लगभग हर शरीर के कण से कैंसर उत्पन्न हो सकता है। तो उतनी ही प्रकार का कैंसर हो सकता है। ब्लड सेल से भी हो सकता है, मसल से भी बन सकता है, बोन से भी बन सकता है। तो कैंसर बहुत अलग अलग प्रकार का होता है और हर एक प्रकार का इटियोलॉजी या होने का कारक अलग हाँ। होता है। तो पहली चीज, कैंसर है क्या? कैंसर अगर आप समझे तो सेलुलर लेवल पे आपको जाना पड़ेगा। नॉर्मली एक सेल दो सेल्स में डिवाइड होता है। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जब भी कोई सेल्स में विभाजन होता है तो तो एक सेल दो में डिवाइड होता है। दो और पार्ट जो में डिवाइड कैंसर होते हैं। सेल्स होते हैं उनका डीएनए में डिफेक्ट आ जाता है। तो जो डीएनए वही डिक्टेट करता है हाँ। कि बॉडी में क्या होना चाहिए। तो अगर डीएनए डिफेक्ट आता है तो सेल ये चीज नहीं भाप पाता है कि उसको दो में डिवाइड करना है, और सेल्स अनकंट्रोलेबली मिलियंस में थाउजेंड्स में ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं ये यूजलेस सेल्स होते हैं। ये शरीर के लिए एक पैरासाइट या टेररिस्ट के प्रकार होते हैं। तो ये जाके एक तो दबाव करते हैं, जहां भी ये सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पे हाँ। गुच्छे बनते हैं। तो पेशेंट को गिल्टी, गांठ, सूजन ऐसा एहसास होने लगता है।
और थोड़े समय के बाद वो गुच्छे टूटने लगते हैं तो शरीर में इधर उधर भागते हैं और शरीर के अंगों को असर करने लग जाते हैं, जैसे लिवर हो गया, ब्रेन हो गया, तो वो फैलना शुरू हो जाते हैं। तो कैंसर में एक प्रवृत्ति है कि वो अनकंट्रोलेबली ग्रो करता है और दूसरी प्रवृत्ति है कि वो फैल सकता है, तो इसलिए कैंसर भिन्न है। अब ये डीएनए में डिफेक्ट क्यों आया, वो है कारण कैंसर का। तो उसके लिए बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण ऐसे हैं जिसके ऊपर हम काबू कर सकते हैं और अच्छा। कुछ कारण ऐसे हैं जिन पे हमारा अभी साइंटिफिकली कोई काबू नहीं है। तो काबू करने वाली प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस। तो खान पान का भी कैंसर करने में बहुत ज्यादा योगदान है। वो लोग जो फाइबर नहीं लेते हैं हाँ। डाइट में, उससे भी कैंसर का रिस्क अधिक होता है, क्योंकि फाइबर आपके गट में कम समय व्यतीत करता है, तो उससे उसकी डाइजेशन इजी होने के कारण से बॉडी में टॉक्सिन्स कम बनते हैं। पर जो प्रोसेस्ड फूड है वो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है आपके गट में, तो बॉडी में टॉक्सिन्स ज्यादा होते हैं, ये भी कैंसर कारक होते हैं। इसी के कंटेक्स्ट में कहूंगी, जो रेड मीट्स होते हैं, रेड मीट्स बड़ी आंत के कैंसर करते हैं, क्योंकि वो भी ज्यादा समय लेते हैं आंत में पचने के लिए, तो फूड का एक इफेक्ट आता है। जो लोग ज्यादा प्रोसेस्ड फूड लेते हैं उनको पेट का मोटापा भी आता है, तो पेट का मोटापा भी अपने में कैंसर कारक है। अच्छा। There are at least 4 cancers: breast cancer, prostate cancer, uterine cancer and colon cancer, कॉलिन। which are related to abdominal obesity. जो पेट का मोटापा, जो पेट की चर्बी है, उसके कारण से कैंसर हो जाते हैं। मैम अभी आपने प्रोसेस फूड के ऊपर बोला, क्या प्रोसेस फूड ही कैंसर का कारण बन रहा है आज के टाइम में? वो भी कारण है, और भी अधिक कारण है। आई थिंक एक अकेला कारण कैंसर कारक नहीं होता, आपकी पूरी लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजों का योगदान होता है। अब जैसे आपकी चॉइसेस, आप अगर तंबाकू सेवन कर रहे हैं, हाँ। अगर आप स्मोकर हैं, आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो आप अपना कैंसर रिस्क और अधिक कर रहे हैं। अगर हम टोटल कैंसर्स के कॉजेज में देखें तो 30 to 35% कैंसर्स तंबाकू के कारण से होते हैं, विच कैन बी सिगरेट, बीड़ी, च्यू उन पे टोबैको। वार्निंग लिखी रहती है फिर भी लोग लेते हैं, ऐसे क्यों मैम? क्योंकि हम खतरों के खिलाड़ी हैं। दिल्ली की तो बात करें, हम सांस भी ऐसी हवा में ले रहे हैं हाँ, कि दिल्ली की खतरों के बात करेंगे खिलाड़ी से लोग। कम नहीं है। तो इन सब चीजों का शरीर पे प्रभाव तो आ ही रहा है। तंबाकू से हमें पता है कि शरीर से कोई भी कैंसर हो सकता है, हेड टू टो हाँ। कोई भी कैंसर टोबैको से हो सकता है। जब आप सिगरेट पीते हो तो हाँ। आपके माउथ में जाती है, फिर लंग्स में जाती है, फिर ब्लड स्ट्रीम में जाती है, फिर कोई भी किडनीज के कैंसर हो थ्रू सकता है। यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है। तो मुंह का कैंसर हो सकता है, गले का हो सकता है, फेफड़े का हो सकता है, आपके पेशाब की थैली का हो सकता है, किडनी का हो सकता है। सारे कैंसर तंबाकू से होते हैं। अल्कोहल भी इंडिपेंडेंटली कैंसर कर सकते हैं। पहले लोग सोचते थे कि अल्कोहल शायद नहीं इतना खराब है, और खासकर कई लोग तो बड़े खुश होते हैं कि कार्डियक प्रोटेक्टिव है, हाँ। हार्ट को बचाता है, इतना तो डेली पीना कोविड चाहिए। टाइम में चल रहा था ना कि हाँ 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 सैनिटाइजर हाँ सैनिटाइजर हाँ पी रहे हाँ। हैं, तो कोविड टाइम में चल रहा वो था। कुछ कुछ चीजें जो है ना, वो ऐसे एक वो बन जाती है, एक रेव बन जाती है लोगों हाँ। में, बट ऐसा है नहीं। लास्ट ईयर एक स्टडी आई है जिसमें उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली बताया कि अगर कोई महिला हाँ। हर रोज 10 ग्राम से अधिक अल्कोहल कंज्यूम कर रही है तो उसमें कैंसर होने का रिस्क 14% बढ़ रहा है। तो कैंसर अल्कोहल से इंडिपेंडेंटली भी हो सकता है, और तंबाकू और अल्कोहल कंबाइंड लेने से भी डेफिनेटली ज्यादा हो सकता है। फिर आता है आपका एक्सपोजर्स टू केमिकल्स। अब जैसे कुछ लोग लेदर इंडस्ट्री में काम कर रहे हाँ। हैं या केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वो उन केमिकल्स के संपर्क में जब आते हैं तो उनके शरीर में रच जाते हैं, और वो बड़े लंबे समय तक जब एक्सपोजर होता रहता है तो कैंसर हो सकते हैं। खासकर जैसे जो हमारे डाई वर्कर्स होते हैं, उनमें पेशाब की थैली के कैंसर काफी कॉमन होते हैं। फिर कुछ जो माइनिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे बहुत ज्यादा आपके सिलिकॉन और ये एस्बेस्टॉस के पार्टिकल्स इनहेल हाँ। करते हो, उससे लंग कैंसर हो सकते हैं। तो एक्सपोजर टू दीज टॉक्सिन्स कैन आल्सो कॉज कैंसर। फिर कुछ कैंसर्स वायरसेस के द्वारा भी होते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो क्षमता रखते हैं कि वो कैंसर बना सकें। उनमें से प्रमुख है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। एचपीवी वायरस महिला पुरुष को संक्रमण होता है एक दूसरे से। हाँ। इससे बच्चेदानी के मुख के कैंसर हो सकते हैं, सर्विक्स अच्छा। बोलते हैं हम उसको। जेंट्स में पिनाइल कैंसर हो सकते हैं, एनल कैंसर हो सकते हैं, गले के ओरोफेरिंजियल कैंसर हो सकते हैं, एनल कैंसर हो सकते हैं। लगभग 8 तरह के कैंसर एचपीवी के संक्रमण से होते हैं। और फॉर्चुनेटली इस वायरस के प्रति एक बहुत सशक्त वैक्सीन भी अवेलेबल है। कौन कौन सी उसको नाम है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की 4 वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हैं, एंड उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 1-2 साल में जो हमारा जो टीकाकरण का जो हाँ। नेशनल यूनिवर्स प्रोग्राम है उसमें आ जाएगा। अभी हमारे जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसको कवर नहीं किया गया है, बट पिछले 1-2 साल से आपने अगर बजट सेशन सुने होंगे तो हाँ। प्रावधान रखे जाने वाले हैं कि ये सभी बच्चियों को लगेगा। सभी को। स्पेशली जो 15 साल से कम उम्र की बच्चियों में अगर लग जाता है तो एचपीवी के लिए लगभग 95% प्रोटेक्शन हो जाती है। अगर 15 वर्ष के बाद लगवाते हैं तो प्रोटेक्शन होती है, पर थोड़ी सी प्रोटेक्शन का वैल्यू कम हो जाती है। वैसे इस वैक्सीन को 40 वर्ष की उम्र तक लिया जा सकता है। एचपीवी के अलावा एक एप्स्टीन बार वायरस है जो कैंसर कर सकता है।
जो हेपेटाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, क्रॉनिक हेपेटाइटिस, उनमें लिवर हम्म, कैंसर होने का रिस्क रहता है। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है स्टमक की, एच पाइलोरी, जो लोग बहुत एसिडिटी से ग्रस्त होते हैं, हाँ उनके अंदर कभी कभी एच पाइलोरी का संक्रमण होता है, तो उससे एक तरह का विशेष स्टमक का कैंसर होता है, मॉल्ट लिम्फोमा, वो हो सकता है। तो कुछ इन्फेक्शंस भी कैंसर कारक हो सकती हैं। फिर कुछ कारण ऐसे हैं जो आपको अभी तक साइंस को कह सकते हैं बहुत क्लियरली नहीं पता है, इडियोपैथिक है, रीजन समझ नहीं आते हैं। बट अनुवांशिकता भी कुछ कैंसर्स में नोन है, कि कुछ कैंसर्स पीढ़ी हम्म, दर पीढ़ी पूरी जनरेशन में आगे पास ऑन हो सकते हैं, खासकर जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया या प्रोस्टेट कैंसर हो गया, इसमें 8 से 12% जेनेटिकली चल केसेस रहा है। जेनेटिक होते हैं। अच्छा मैम, बाकी बीमारियों से कैंसर इतना खतरनाक क्यों हो रहा है मैम? लोग कैंसर का नाम सुनते ही डर जाते हैं। तो बाकी बीमारियों से और कैंसर में जो भिन्नता है वो ये है कि बाकी बीमारियां लोग टाइमली ट्रीट करा लेते हैं। कैंसर्स में जो इस समय स्टिग्मा है वो इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि लोग इससे मर जाते हैं, क्योंकि हम मौत को जैसे कैंसर जैसे से मैम एसोसिएट बुखार कर आता है देते हैं। तो बॉडी हीट करती है, तो कैंसर के क्या लक्षण हैं कि कैंसर हो रहा है? फर्स्ट स्टेज में कैसा पता करें लोग? तो कैंसर भी चिन्ह देता है, आपकी बॉडी आपको संकेत देती है, अच्छा पर आप उन संकेतों को इग्नोर कर देते हो। मैम, कौन से तीन तीन खास बताएंगे आप? मैं तुम्हें तीन नहीं, तो मैं तुम्हें पूरा एक निमोनिक दूंगी। एक निमोनिक हम बोलते हैं कॉशन, हाँ CAUTION। उस कॉशन वर्ड में लगभग सारे सिम्टम्स आ सकते हैं जो कैंसर में हो सकते हैं। पहली चीज, कैंसर के सिम्टम भिन्न नहीं होते, वो बाकी बीमारियों की तरह ही होते हैं। अच्छा तो इसलिए आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि कैंसर के सिम्टम्स है या किसी और चीज के हैं। बट अगर वो सिम्टम्स हाँ कंट्रोल नहीं हो रहे हैं आपके कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से, आपने 5-7 दिन की दवा ले ली, उसके बावजूद चलते जा रहे हैं, इट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 2 वीक्स और सो, तब वो आपको एक इंडिकेटर है कि आपको कुछ आगे और टेस्ट कराने, कहीं ये कैंसर तो नहीं है। तो कॉशन वर्ड पे वापस आते हैं। हाँ C स्टैंड्स फॉर चेंज इन वॉइस। अगर आपकी आवाज में चेंजेस आ बदलाव आ रहे रहा हैं। है या आपके खान पान में जो डाइजेशन है उसमें चेंज आ रहा है, सो एनी चेंज इन वॉइस, एनी चेंज इन योर डाइजेशन कैन बी बिकॉज ऑफ कैंसर। होर्सनेस, जिसको हम कहते हैं ना, आवाज भारी हो गई है, हाँ तो वोकल कॉर्ड कैंसर होते हैं, सिंगर्स में हो सकते हैं। हाँ जो लोग बहुत वॉइस अब्यूज करते हैं, हॉकर्स होते हैं, उनमें हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जो सांस लेने की झिल्लियां, जो वॉइस बॉक्स की हाँ झिल्लियां हैं, वो बहुत इरिटेट हो रही हैं, उनके ऊपर स्ट्रेन पड़ रहा है। फिर एनी एबनॉर्मल ब्लीडिंग, शरीर के किसी भी छिद्र से अगर ब्लड आ रहा है जो कि नहीं एक्सप्लेन हो रहा है किसी कारण से, वो कैंसर कैंसर का रूप ले कारक हो सकती सकता है। है। इसी में एक एग्जांपल देती हूँ। बहुत लोग बॉडी में ब्लड आ रहा है को पाइल्स समझ के ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लेते रहते अच्छा हैं, चेकअप नहीं कराते हैं। बट मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस कि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हाँ, पता चलता है 1.5 साल से पाइल्स की ट्रीटमेंट ले रहे थे, बट वो लेट्रिन के रास्ते का या रेक्टम का कैंसर निकल के आता है। तो एनी अनयूजुअल लोगों को ब्लीडिंग। पता ही नहीं रहता ना, सब हाँ। सोचते हैं पाइल्स है। फिर यू है अल्सरेशन, कहीं पे अल्सर, अल्सर मतलब छाला, अच्छा कहीं पे आपकी स्किन में कोई ऐसा जख्म है जो हील नहीं कर रहा है, या जीभ के कोने पे कोई अल्सर है जो हील नहीं कर रहा, गाल के अंदर या जिभ, आपके तालू पे कोई ऐसा जख्म है जो हील नहीं कर रहा, तो वो भी कैंसर कारक हो सकता है। देन T स्टैंड्स फॉर थिकनिंग, कहीं पे भी कोई थिकनिंग है, चमड़ी मोटी हाँ पड़ गई है, रीसेंट ऑनसेट है, या पुरानी कोई छोटी सी गिल्टी एकदम से बढ़ गई है, वो भी हो सकता है। I आज स्टैंड्स फॉर इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का एक तो हुआ कि पाचन नहीं हो रही है, आपको हाँ कॉन्स्टिपेशन हो रही है या डायरिया हो रहा है, दूसरा है आप स्वॉलो ही नहीं कर पा रहे हो। आप नॉर्मली जो रोटी सब्जी खाते हो उसकी जगह हाँ आपको लिक्विड लेना पड़ रहा है क्योंकि अटक रहा है कहीं पे, तो वो भी इसका आता है। फिर है O, ऑब्वियस चेंज इन वॉट और मोल। अगर आपको कोई पैदाइशी तिल या मस्सा है, पर अब उसमें बदलाव आ रहा है, उसका या तो आकार बढ़ रहा है, या उसका रंग बदल रहा है, या उसके कोनों में बड़ी इरेगुलरिटी आ रही है, या फट के उसमें से ब्लड आ रहा है, तो वो भी कैंसर, स्किन कैंसर हो सकता है। N स्टैंड्स फॉर नैगिंग कॉफ। एंड नैगिंग कॉफ का मतलब है कि आपको खांसी हो ही रही है, हाँ उसका आपको कोई भी निदान नहीं मिल रहा, डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा। वो थ्रोट कैंसर में भी हो सकती है, लंग कैंसर में भी हो सकती है। शरीर में कहीं भी कोई गिल्टी या गांठ जो कि पुरानी भी है पर सडनली बढ़ गई, या कोई रिसेंट इन ऑनसेट है, वो कैंसर कारक हो सकती है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन के अलावा कहना चाहूंगी, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दर्द नहीं है तो कोई बात नहीं है, बट कैंसर दर्द नहीं करता है शुरू में। जो कैंसर की गांठें होती हैं वो पेनलेस होती हैं, बट जैसे जैसे उनका आकार बढ़ता जाता है, वो नसों को दबाती हैं या रक्त धमनियों को दबाती है, तब वो दर्द करती है। तो इसलिए ये सोच के कि दर्द नहीं हो रहा, उसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये हाँ हमारा माइंडसेट है इंडिया में। जब तक दर्द नहीं हो जाएगा या वो अनकंट्रोलेबल नहीं हो जाएगा, तब तक हम हॉस्पिटल या किसी भी मेडिकल फैसिलिटी को अप्रोच नहीं होता है। करते। मैम अभी आपने बताया कैंसर के सिम्टम्स बताए हैं, तो क्या कैंसर जेनेटिकली भी होता है?
बिल्कुल कैंसर के कुछ एलिमेंट जो है वो जेनेटिक इन नेचर है। ऑल्दो अगर हम पूरे कैंसर के पूरे स्पेक्ट्रम को देखें तो उसमें से केवल 2 to 5% जेनेटिक है। बट कुछ कैंसर ऐसे हैं जिसमें जेनेटिक एसोसिएशन या आनुवंशिकता का योगदान ज्यादा है, जैसे कि स्तन कैंसर। अच्छा। ब्रेस्ट कैंसर में अगर किसी महिला की मदर, नानी, मासी, हाँ। मामा को या स्तन कैंसर, ओवरी का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर या पैनक्रियाज या प्रोस्टेट का कैंसर हुआ है हाँ। तो आपका रिस्क अधिक हो सकता है। और जैसे कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं, जैसे कुछ कहते हैं ना बच्चे ही हैं इन्होंने तो कुछ किया नहीं। हाँ। कुछ जेनेटिक डीएनए डिफेक्ट्स होते हैं, वो बच्चों में आंख के कैंसर जैसे कि रेटिनोब्लास्टोमास कर सकते हैं, ब्लड कैंसर्स भी कर सकते हैं। ऑल्दो जेनेटिक ट्यूमर्स का एक डिफरेंट स्पेक्ट्रम ये होता है कि ये थोड़ा जल्दी होते हैं, 30-35 की वर्ष के आसपास भी जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते अभी हैं। मैं देख रहा हूँ कि हाल ही में बच्चों को कैंसर ज्यादा हो रहा है, छोटे बच्चों को। सो कैंसर की दर तो ओवरऑल ही बढ़ रही है, और हाँ। जो आने वाले इंडिया अनुमान में 3rd हैं नंबर पे आ रहा है कैंसर की वो वजह से। और भी खतरनाक है। टॉप 3 किलर डिजीजेस में कैंसर आता है। हाँ। डेफिनेटली कैंसर टॉप 3 किलर डिजीजेस में आता है। बट अनुमान और खराब है। अनुमान ये बताते हैं कि आने वाले 10 से 15 साल में कैंसर एक बड़े एपिडेमिक का रूप ले लेगा। और अभी भी ऐसे ही होता है, हर घर में किसी के नेबरहुड में आपको सुनने को मिलेगा कोई ना कोई कैंसर से ग्रस्त है। बट जो प्रोजेक्शन आगे की हैं वो ये है कि अगर 2030 की बात करें तो जो कैंसर होगा लोगों में, उसमें जो 50 वर्ष से कम लोग होंगे जिनको कैंसर होगा, उनमें मरने की जो दर है वो 46% बढ़ जाएगी। अच्छा। मतलब एंड दिस इज अलार्मिंग। मतलब मुझे तो लगता है इन फिगर्स को देख के तो हमारे जो जो हमारे लॉ मेकर्स, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर या हमारे जो गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट है, उनको बिल्कुल चेतन होके कुछ एक्शन लेना अवेयरनेस होनी चाहिए। चाहिए। एक्शन लेना चाहिए, मतलब वो एक्शनेबल स्टेज में आ चुके हाँ। हैं। मैम अभी आप बता रहे थे कि टेस्ट कराने चाहिए, एनुअल टेस्ट। ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं जो हमें एनुअल कराने चाहिए, मेल और फीमेल दोनों को? तो कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिनको हम कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट के द्वारा पकड़ सकते हैं। तो स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि अगर कोई नहीं भी बीमार हाँ। और वो जाके अपने कुछ टेस्ट कराता है ये देखने के लिए कि शरीर में कोई छुपी हुई बीमारी तो नहीं है, उसमें हम कुछ कुछ कैंसर्स को पकड़ सकते हैं। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के लिए टेस्ट उपलब्ध है, बच्चेदानी के मुख्य कैंसर जो होता है उसके लिए टेस्ट उपलब्ध है, ओवरी के लिए भी कुछ अब टेस्ट आने लगे हैं, प्रोस्टेट के लिए पुरुषों में एक टेस्ट ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हम पकड़ सकते हैं। तो नॉर्मली हम जब कोई हमारे पास स्क्रीनिंग के लिए आता है तो हम कैटेगराइज करते हैं कि क्या वो हाई रिस्क में है या लो रिस्क में। हाई रिस्क में वो लोग होते हैं जिनके परिवारजनों में कैंसर है, या उनमें वो सब रिस्क फैक्टर जो हमने डिस्कस करे, खान पान से रिलेटेड, जेनेटिकली आया था किसी में। या वो टोबैको यूजर्स हैं, तो उनमें हम डिफाइन करते हैं कि उनमें क्या टेस्ट होने हैं वर्सेस जो एवरेज पॉपुलेशन है। तो एवरेज पॉपुलेशन की बात करूं तो वो कोई भी महिला जो 45 इयर्स की हो चुकी है, हाँ। उनको साल में एक बार मैमोग्राफी टेस्ट कराना चाहिए 54 मैमोग्राफी। इयर्स तक। 54 इयर्स के बाद वो हर 2 साल में करा सकती हैं 75 साल की उम्र तक। उसके अलावा जितनी भी महिला विवाहित हैं उनको हर 3 साल में पैप्समियर नामक एक जांच करानी है, जो कि एक अच्छा। बच्चेदानी के मुख के आसपास कुछ जो पानी होता है उसकी जांच होती है। वो अगर नॉर्मल है तो वो 3-3 साल पे करानी है। कभी-कभी उस जांच में हम एक एचपीवी वायरस डीएनए का भी टेस्ट करते हैं। अच्छा तो मैम। अगर वो नेगेटिव है तो ये टेस्ट 5-5 साल पे कराना है, फिर सालाना कराने की जरूरत नहीं है 65 से 70 वर्ष की उम्र तक। और जो रूटीन में आप एनुअली इन जनरल करा सकते हैं, आपके ब्लड टेस्ट के अलावा एक पेट का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। और अगर वैसे तो स्मोकिंग करनी नहीं चाहिए, बट अगर आप स्मोकर रह चुके हैं, आजकल एलडीसीटी चल रहे हैं, लो डेंसिटी सीटी स्कैन्स, जिससे कि लंग कैंसर के लिए भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, वो भी आप एनुअल बेसिस पे करा सकते मेल्स हैं। करा सकते हैं करा ज़्यादातर। सकते हैं। ठीक है। और मैम जैसे अब रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी में क्या फ़र्क है? कैसे होता है ये दोनों? तो जैसे हमने बात की कि चिकित्सा प्रणालियां अलग-अलग स्टेज की अलग-अलग होती हैं। हाँ। तो 3 मेजर पिलर्स हैं जिसके बेसिस पे ऑन्कोलॉजी में ट्रीटमेंट होती है: सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी। सर्जरी का मतलब है कि कैंसर का जो मास है उसको हाँ। उसके आसपास के कुछ और टिश्यूज के साथ हमने शरीर से निकाल दिया। ट्यूमर बोलते हैं जिसे। हाँ जी, ट्यूमर। रेडिएशन में विकिरण थेरेपी कहते हैं, उसमें कुछ हम हाई एनर्जी फोटॉन्स दे रहे हैं, रेडिएशन दे रहे हैं, ताकि ट्यूमर सेल जो शरीर में अंदर पड़ा हुआ है उसको हम वहीं के वहीं उसके डीएनए को डेड कर दें ताकि वो ग्रो ना कर पाए। अच्छा। कीमोथेरेपी में हम नसों के द्वारा कुछ दवाइयां चढ़ाते हैं, ड्रग्स चढ़ाते हैं, ताकि वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करें, जहां जहां कैंसर सेल्स हैं उनको वहां ढूंढ ढूंढ के उनको किल करें। तो तीनों का अपने में अलग अलग प्रभाव होता है, और ये नहीं है कि कोई एक कराएगा कोई दूसरी कराएगा। हर स्टेज के हिसाब से एक प्लान ऑफ केयर बनाया जाता है। जैसे एक सिंपल बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की। हाँ। अगर एक स्टेज 1 में ब्रेस्ट कैंसर की महिला आती है, तो अगर सर्जरी में कुछ ऐसे एडवर्स फीचर्स आते हैं, कुछ ऐसे चिन्ह आते हैं जिससे लगता है कि बीमारी वापस लौट के आ सकती है, तो आगे फिर कीमो या रेडिएशन दी जाती है।
अच्छा मैम। ताकि वो वापस ना आ सके। पर और कुछ कैंसर जैसे कि गले के कैंसर हैं जहाँ हाँ, सर्जरी नहीं हो पा रही है और आप चाहते हैं कि आपकी अपनी आवाज रहे, तो वहाँ केवल रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग सिनेरियोज में इन्हीं का कॉम्बिनेशन या एज अलोन इनको हम यूज करते हैं फॉर ट्रीटमेंट। मैम लोगों का डर ये है कि कीमोथेरेपी सांप के जहर से बनती है, ये सच है? जहर से तो नहीं बनती है, आई हाँ, थिंक वो इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ साइड इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जिससे शरीर बहुत आपको कमजोर होता हुआ दिखता है या कुछ स्किन चेंजेस दिखते हैं। कीमोथेरेपी ज्यादातर जो होते हैं ये जो बायोलॉजिकल जो है केमिकल्स ही होते हैं जैसे अच्छा, मेडिसिन होती हैं, बट उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो डिवाइडिंग सेल्स को हिट करती है। रेडिएशन और कीमो दोनों जो सेल्स डिवाइड करते हैं उनको हिट करते हैं। तो डिवाइडिंग सेल्स ट्यूमर के अलावा शरीर में कुछ और भी होते हैं, जैसे कि आपके मुंह के अंदर की परत म्यूकोजा, अच्छा। या आपकी जो आंत होती है उसकी परत, या आपके ब्लड सेल्स। तो इसलिए जब ये डिवाइडिंग सेल्स को हिट करती हैं तो इनको भी इफेक्ट करती हैं, तो इससे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। जब कीमो दी जाती है तो लोगों को दस्त हो सकते हैं, मुंह में हाँ, छाले आ सकते हैं, खून में कमी आ सकती है, क्योंकि कैंसर सेल्स को तो मार ही रहे हैं, बट थोड़े समय के लिए वो अपने नॉर्मल सेल्स को भी कुछ प्रभाव करें। बट इसीलिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं कि इनके कुप्रभावों को हम दबा सकें और एक गैप देते हैं ताकि रिकवरी हो जाए। बीच में हम रिकवरी के लिए टाइम देते हैं कि ये जो नॉर्मल सेल्स हैं वो रिकवर करें। हम अधिकतर अब मैं देख रहा हूँ बच्चों में ब्लड कैंसर ज़्यादा बढ़ रहा है। बच्चों में ब्लड कैंसर सबसे कॉमनेस्ट कैंसर होता है। मैंने 2-2 और साल के बच्चों को, बॉर्न बेबी को भी देखा है कि ब्लड कैंसर हो गया। तो इसमें अभी भी साइंस के पास एक वो क्या कह सकते हैं कॉजेटिव एजेंट्स की एक फुल एनालिसिस नहीं है कि किस कारण से हो रहा है, पर बच्चों के ब्लड कैंसर फॉर्चुनेटली क्योरेबल होते हैं। बच्चा आजीवन एक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी अच्छा, जी सकता है अगर समय रहते ट्रीटमेंट कर देते हैं तो। हम इंडिया में कितनी फैसिलिटीज़ आ गई कैंसर की? आज के डेट में इंडिया में सब कुछ उपलब्ध है, और केवल चिंता ये है कि मरीज समय से नहीं आते हैं हॉस्पिटल। अच्छा, बट अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ देखें कंपैरिजन, तो चाहे रोबोटिक सर्जरीज हो, हाई एंड रेडिएशन थेरेपी हो, अवेलेबिलिटी ऑफ टारगेटेड थेरेपी, अच्छा। इम्यूनोथेरेपी, सब कुछ हमारे देश में उपलब्ध है। और एक्सपर्टीज भी है, लोग ट्रेंड हैं, कॉम्पिटेंट हैं टू ट्रीट कैंसर्स। और लोग तो बाहर भागते हैं, पर बाहर से भी लोग बहुत आते हैं हिंदुस्तान अच्छा, में ट्रीटमेंट लेने के लिए। अधिकतर लोग बाहर जाते हैं, जैसे युवराज सिंह हो गया और सोनाली बिंद्रे, इन सब लोगों ने बाहर से ट्रीटमेंट कराया है। क्यों जाते हैं पता होना चाहिए ना। यहाँ हुँ, पे तो हम उनको हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मास मॉब्स की तरह बिल्कुल जीने नहीं देंगे। सो दे डिजर्व दैट प्राइवेसी, दे डिजर्व दैट हाँ। नॉर्मलसी। तो विदेश जाके उनको थोड़ा सा वो एक अपना जिसको कहते हैं प्राइवेट टाइम मिल जाता है। एंड ऑफ कोर्स और अभी मैंने देखा नवजोत सिंह सिद्धू जी हैं, उनकी वाइफ ने आयुर्वेदिक से ही कैंसर ठीक कर लिया। क्या ये संभव है? आयुर्वेदिक से ही नहीं किया उन्होंने, एक उसके बाद एक स्पष्टीकरण दिया था उस वीडियो के नहीं, बाद। हमने ये देखा था कि उन्होंने ये दिखाया कि आयुर्वेदिक से ठीक कर लिया, घर हाँ, में रहते-रहते ठीक कर नहीं, लिया। वो ऐसा पहला हो सकता वीडियो है? उन्होंने जब रिलीज किया तो जो डॉक्टर्स ने उनकी कीमोथेरेपी करी थी हाँ, उन्होंने भी ऑब्जेक्ट करा, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी कि हमने तो कीमो करी थी इनकी। सो वो उन्होंने फिर स्पष्टीकरण किया था कि इट वाज एन एडिटिव। उन्होंने जो एक्टिव कैंसर ट्रीटमेंट लिया था उन्होंने पूरा लिया है, उन्होंने इम्यूनोथेरेपी भी लिया, उन्होंने कीमोथेरेपी भी लिया। ऑफ कोर्स डिटेल्स हमसे शेयर नहीं होती क्योंकि जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स होते हैं वही बता पाते हैं। बट उसके साथ उन्होंने कुछ अपने खान पान में चेंजेस करे, जिसके बारे में वो एक्चुअली कहना चाहते थे कि हमने अपनी डाइटरी चेंजेस करे जिसने कैंसर को जीतने में उनकी मदद करी। अच्छा। और लोग भी कहते हैं कि कैंसर ठीक होता है, शिमला में बताते हैं कैंसर ठीक होता है, कोई पानी पिलाता है। ये सच में कैंसर ठीक हो जाता है क्या इससे? तो देखो इसको हम कहते हैं एनेक्डोटल डेटा। और हाँ, ये केवल हमारे हिंदुस्तान में भी, बहुत सारी जगह बाहर भी ऐसा होता है कि जब डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं कि अब कुछ हाँ, नहीं हो पाता है, तो बहुत लोग इस चीज की जिसको बोलते हैं यूटिलाइज करते हैं इस अपॉर्चुनिटी को अपनी मानते हैं। ऑल्टरनेटिव देने के लिए। बट लास्ट अपने ऑप्शन की तरह एक्सपीरियंस माना में है। अगर मैं बताऊं तो मैंने ऐसा कोई चमत्कारी इलाज नहीं देखा है। शिमला से मैं बिलोंग करती हूँ, अच्छा, तो बहुत बार ऐसे पेशेंट्स आते थे जिनकी चमड़ी जली हुई होती थी, तो हम पूछते थे कि क्या किया है, तो वो किसी बाबा के पास जाके कुछ लगवा के आते थे। तो बाद में पता चला कि वो एसिड लगा देते हैं अच्छा, ताकि वो चमड़ी जल जाए। तो वो ओह! कैंसर नहीं, वो पूरा स्किन जल जाती थी, तो वो कैंसर को नहीं जला रही होती, तो स्किन जल रही होती थी। तो ऐसा चमत्कारी इलाज नहीं है। अगर आप किसी, ये मैं कहूंगी आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से, अगर किसी को कैंसर है उसको समय रहते जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी नॉन स्टैंडर्ड करेंगे तो उसके रिजल्ट्स डेफिनेटली मनचाहे नहीं होंगे। कि हुँ, बहुत बार हम बहुत दुखी होते हैं, पेशेंट्स हमारे से मिलके जाते हैं, हम उनको एक प्लान ऑफ केयर बताते हैं, फिर वो अपना थोड़ा समय ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट या और ट्रीटमेंट्स को एक्सप्लोर करके जब वापस आते हैं तो उनकी स्टेज बढ़ चुकी होती है।
तो ये हमारे लिए बड़ा चिंताजनक इशू होता है कि लोग स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। बट साथ ही साथ मैं बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूँ कि हर चिकित्सा प्रणाली में कुछ अच्छा है। अच्छा। जो आयुष मंत्रालय है उन्होंने पूरा एक डिपार्टमेंट एम्स में बिठा रखा है IRCH में, टू एनालाइज कि कैसे हम सहयोग कर सकते हैं एक दूसरे का। ठीक है, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं उनमें काफी चीजें हैं जो आपके कैंसर के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो रोक उनसे देती है। रिकवर करने में हेल्प करती है। तो उसमें योगदान है, उस चीज के बारे में कोई, मैं कहूंगी कोई दो राय नहीं है। बट अगर कोई ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ आयुर्वेदा होता है, कभी वो पेशेंट को भटका के ये नहीं कहता कि हम ठीक कर देंगे। वो हमेशा कहते हैं कि आप अपनी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट लीजिए, हमारी दवा का आपके इलाज में यह योगदान होगा। मैम क्या कैंसर पूरी तरह से ठीक हो सकता है? कैंसर के ठीक होने की क्षमता डिपेंड क्योंकि करती है लोग स्टेज सोचते हैं पे। मैम, लोग सोचते हैं कैंसर हो गया मैं मरूंगा ही मरूंगा, चाहे फर्स्ट स्टेज हो चाहे फोर्थ स्टेज हो। लोग को कैंसर हो जाता है तो सोचता है कि मर ही जाऊंगा। क्या कैंसर ठीक हो सकता है पूरी तरह से? तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि कैंसर क्योरेबल नहीं है। अगर कैंसर क्योरेबल नहीं होता तो मैं आपके सामने नहीं बैठी होती। मेरी माता जी जो हैं वो कैंसर अच्छा। सर्वाइवर हैं। हाँ, और बहुत सारे ऐसे लोग हम सालों साल देखते आ रहे हैं जो हमारे पास फॉलोअप के लिए आते हैं। कैंसर किस स्टेज में पकड़ा गया है उस पर निर्भर करता है कैंसर के ठीक होने की क्षमता। अगर आप पहली स्टेज में कैंसर पकड़ते हैं, तो जैसे मैंने एक ब्रेस्ट कैंसर का आपको हाँ हाँ। एक एग्जांपल दिया था, 80-90% क्योर रेट है। जो बच्चेदानी के मुख्य कैंसर्स हैं उसमें तो आजकल हम स्टेज 3 में भी 80-90% क्योर रेट्स दे पाते हैं। तो जितनी बीमारी फैल के आती है उतना ठीक होने की गुंजाइश कम होती जाती है। स्टेज 4 में इलाज करने के बावजूद भी ठीक होने की गुंजाइश 5-10% ही होती है। अच्छा। तो इसीलिए समय पर बीमारी को पकड़ना हमारा बेस्ट टूल है टू क्योर इट। मैम कैंसर ठीक होने के बाद भी वापसी आ जाता है, मैंने सुना है, ऐसा सच में होता है? सब कैंसर्स में नहीं आता है। कुछ कैंसर्स में एक प्रवृत्ति होती है वापस आने की। इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार हम लोग कुछ एडिशनल ट्रीटमेंट देते हैं कि हम दबा सकें उस रिस्क को वापस आने के लिए। और कुछ कैंसर्स में हमारे पास नहीं होती है कोई एडिशनल मोडालिटी, तो हम सर्वेलेंस पे रखते हैं पेशेंट्स को कि इलाज के बाद भी आपको कुछ समय पर हमें दिखाते रहना है, क्योंकि एज डॉक्टर्स हम जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं यदि वो वापस आ रहा हो। बट वापस आता है एडवांस स्टेज डिजीज। फर्स्ट स्टेज कैंसर्स 5-10% से कम रिस्क होता है कि वो वापस आएगा। अच्छा मैम, अमीर इंसान तो अपना ट्रीटमेंट करा ही लेते हैं कैंसर में, तो मैम मिडिल क्लास या गरीब इंसान अपना इलाज करा नहीं पाता। इसके लिए आपकी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या उनको क्या प्रोवाइड करता है? तो देखो, ये एक सोर एरिया है हमारे हाँ। देश के लिए। हमारे देश में एक बहुत बड़ा डिवाइड है अफोर्डिंग एंड नॉन अफोर्डिंग एंड रीच के लिए भी। देखो, जो देहात में बैठा इंसान है, जो शहर में बैठा इंसान है, तो जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज की उपलब्धियां हैं दोनों के लिए बिल्कुल भिन्न है। अच्छा। तो गवर्नमेंट लेवल पे तो मैं कहूंगी एक बहुत बड़ा जो अब एक जो इन्होंने ये PMJ इंट्रोड्यूस किया है, एक बहुत बड़ा टूल है टू एक्सेस ट्रीटमेंट। जो आयुष्मान कार्ड लोगों के आयुष्मान बन रहे कार्ड हैं 5 उसके, लाख तक का हाँ, मुफ्त उसके इलाज हो रहा प्रति है। काफी लोग कवर हो रहे हैं, बट वो गुड इनफ नहीं है। हाँ क्योंकि कई बार कैंसर ट्रीटमेंट, इम्यूनोथेरेपीज या हाँ। टारगेटेड थेरेपीज जो है उसके लिए पेशेंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती एम्स है। में तो फ्री है ना मैम उसका इलाज? सब जगह फ्री नहीं होता है, सब्सिडाइज हुआ होता है। कहीं ना कहीं देखो किसी की पॉकेट से तो जा रहा है, या हाँ टैक्स पेयर की पॉकेट से जा रहा है, या आपकी पॉकेट से जा रहा हाँ। है। इंडिया में आई थिंक 46% कैंसर ट्रीटमेंट या कोई भी ट्रीटमेंट लोग आउट ऑफ द पॉकेट कर रहे हैं। तो आई थिंक पहली चीज जो सबको समझनी चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेनी चाहिए। अच्छा। हम अपनी मोटरसाइकिल की भी इंश्योरेंस इंश्योरेंस कराते हैं, हम कराते अपनी हैं। कार की भी इंश्योरेंस कराते हैं, हम अपने शरीर की इंश्योरेंस नहीं कराते, हाँ क्योंकि कार की जरूरी है, बल पुलिस पकड़ेगी, हाँ है ना। बाइक के लिए भी और पुलिस बल्कि पकड़ेगी, यूज बट तो वो अपना हमें ही करना शरीर है। जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आप हम्म, उसको इग्नोर करते हो, उसके लिए इंश्योरेंस नहीं करते। तो सही कह रहे हो मैम। हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेनी चाहिए। केवल कैंसर के लिए नहीं कहूंगी। देखो, जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाती है, बीमारियां होने के चांसेस बढ़ते ही जाते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस किसी ना किसी फॉर्मेट में आपको जरूर लेनी चाहिए। गवर्नमेंट ने PMJ के अलावा हर एक स्टेट के अपने कुछ कुछ अभियान होते हैं, जिसके स्टेट कार्ड्स बनते हैं, जिससे वो थोड़ा बहुत हेल्प कर पाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में एज सच कुछ सेगमेंट ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनको हम लोग ट्रीट करते हैं सब्सिडाइज या फ्री ऑफ कॉस्ट में। जैसे अच्छा। अपनी हॉस्पिटल की बात करें तो 10% पेशेंट्स जो मैं रेडिएशन में लेती हूँ हाँ वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट करते हैं इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के। तो एज CSR हॉस्पिटल्स भी करते हैं, बट हॉस्पिटल्स को सस्टेन करने के लिए आप 100% नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते हो, फ्री नहीं कर सकते हो। तो इट हैज टू बी एट द गवर्नमेंट लेवल इन फॉर्म हाँ ऑफ द प्रोग्राम्स विच दे हैव लॉन्च्ड, इंडिविजुअल लेवल्स। बी इन चार्ज ऑफ योर ओन हेल्थ, है ना। पहले तो अपने शरीर का ध्यान रखो और उसको इंश्योर भी कराओ। हम अगर आपको कोई मौका मिले स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव का, तो आप सबसे पहले क्या बदलाव करेंगे जो कैंसर से लोग बचे?
मैं पहली चीज तो एनुअल हेल्थ चेकअप्स मैंडेटरी करूंगी अच्छा। कि आपको अप्रेजल या आपकी डीए की किस्त या जो भी है वो तब रिलीज होगी जब आप अपनी हेल्थ रिपोर्ट सबमिट करेंगे, बिकॉज दिस इज हाउ वेस्टर्न वर्ल्ड इज वर्क। अगर आप विदेशों में जाएं, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको इंश्योरेंस का क्लेम तभी देंगे अगर आप अपने शरीर के प्रति सजग रहे हैं, आपने समय समय से टेस्ट कराएं, क्योंकि उससे एक तो आप हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे। जब एनुअल हेल्थ चेकअप्स होते हैं तो उसके अंदर पता चल जाता है कि कुछ पैरामीटर्स हैं जो एबनॉर्मल है, आप उसके प्रति काम करने लगेंगे। आपको लग रहा है थायराइड बिगड़ा हुआ है, आप थायराइड की दवाई लेना शुरू कर देंगे, या आपको लगता है प्री डायबिटिक को आप थोड़ा सा अपना फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव करेंगे, तो हेल्थ बिहेवियर इंप्रूव करेंगे। दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा था, मैं हेल्थ एजुकेशन स्कूल में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी ताकि बचपन से ही हेल्दी हैबिट्स इंट्रोड्यूस हो जाएं इन टर्म्स ऑफ कि हमें किस तरह से अपना जीवन यापन करना चाहिए। और तीसरी चीज हेल्थ इंश्योरेंस। मैम अभी आपने तीनों ना, चीजें मैंने हाँ, कहीं ना कहीं आपको पहले ही कह दी थी, इंडिकेट कर दी थी, बट ये 3 चीजें जरूर इंट्रोड्यूस आपने करनी पहले ये चाहिए। बोला था कि लड़कियों के लिए तो एक वैक्सीनेशन आ चुकी है, जी, लड़कों के लिए भी आनी चाहिए ना? बहुत स्ट्रेंज बात है, कहना नहीं चाहूंगी, ये वैक्सीन जेंडर न्यूट्रल है। अच्छा। यही वैक्सीन लड़कों को भी लगती है विदेशों में, बट हम हिंदुस्तान में क्यों बात कर रहे हैं कि लड़कियों की? पहली चीज क्योंकि सर्वाइकल कैंसर हाँ। महिलाओं का रोग है, बहुत कॉमन है। दूसरी चीज क्योंकि अभी आउट ऑफ द पॉकेट है, कुछ परिवारों में शायद लड़कों को लग जाए और लड़कियां फिर रह जाए, तो इसलिए अभी हम इसको लड़कियों के लिए ही गवर्नमेंट की तरफ पुश से फ्री कर रहे होना चाहिए हैं। मेरे ख्याल से हाँ, तो। बट ये जेंडर न्यूट्रल वैक्सीन है, हमने अपने बच्चों को लगाई है एज डॉक्टर्स, हमारे बॉयज एंड गर्ल्स सबको लग रही है। अच्छा। और हम अपने जितने भी लोग आसपास होते हैं उनको बोलते हैं कि बॉयज को भी लगवाइए, हाँ। क्योंकि संक्रमण से तो दोनों को प्रभाव हो रहा है, बॉयज गर्ल्स दोनों इफेक्टेड हो रहे हैं, तो लगनी दोनों को चाहिए। बाहर के देशों में लग रही है, सेम वैक्सीन हाँ। लगवा सकते हैं, आप पीडियाट्रिशियन से पूछेंगे तो आपको गाइड करेंगे। हम पहले के मुकाबले में और आज की जनरेशन में कैंसर के चांसेस इतने क्यों बढ़ रहे हैं? मैं कहूँगी एक तो हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस, हाँ। जो हमारे जो सब्सटेंस अब्यूज, जो ये टोबैको अल्कोहल की कंजम्पशन है ना, इसके इसकी जो प्रेवलेंस है बढ़ गई है। मतलब मैं हैरान होती हूँ, नाम नहीं लेना चाहूंगी, रिसेंटली जस्ट वेंट अक्रॉस मॉल, वहां पे विमेन ओनली ड्रिंकिंग सेक्शन भी बन चुका हाँ। है, और मतलब वी आर प्रमोटिंग अल्कोहल। तो कुछ लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं जो कि पहले टैबूज हुआ करते थे, अब एक नॉर्म बन गया है, तो इसके कारण से भी कैंसर्स बढ़ रहे हैं। दूसरा, ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ रही है तो प्रोपोर्शनेटली कैंसर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और तीसरी चीज, जो इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स, मैंने पहले भी बात करी कि हमारे जो पर्यावरण है उसके अंदर बहुत चेंजेस हैं, हमारे खान पान के अंदर बहुत ज्यादा केमिकल आ गया है। आपने हाल फिलहाल में सुना होगा, कुछ मसालों में पकड़ा गया कि उसके अंदर कुछ ऐसे कैंसर कारक तत्व पाए गए, तो वो बैन लगा हाँ। उन पे कुछ टेम्पररी, और उनको कुछ चेंज करने पड़ी अपनी जो प्रोडक्शन है। और बहुत सारे जो एडिटिव्स होते हैं खाने में, जैसे रेड वेलवेट केक में आया कि वो जो उसमें डाल रहे हैं रेड कलर, वो हाँ। कैंसर कारक मात्रा में पाया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हमारी किचन में आ चुकी हैं जो कि कैंसर कारक है। मैम तो ऐसी, ये कारण है कि ये दर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पुराने लोगों को सब कुछ नेचुरल मिलता था, पेस्टिसाइड्स कम होते थे खाने में, ज्यादातर चीजें सेम डे बनती थी, सेम डे खाई जाती थी। अब हम लोग स्टोर करते हैं, स्टोरेज की फ्रिज में शेल्फ रखते लाइफ थे। को बढ़ाने के लिए हाँ। प्रिजर्व करते हैं, तो जब प्रिजर्व करते हैं तो ऑब्वियसली फूड के अंदर वो फूड वैल्यू भी कम होती है, एंड प्रिजर्वेटिव्स इंडिपेंडेंटली वो केमिकल्स हैं, कुछ ना कुछ वो आपके शरीर में हार्म योगदान करेंगे। दे रहे हैं बीमारियां बनाने में। मैम अभी आप कह रहे हो कि किचन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें हटा देनी चाहिए जिससे कैंसर बढ़ रहा है? प्लास्टिक कम करो, जिंदगी से प्लास्टिक कम करो। और खाने में मैम? प्लास्टिक कैसे कम करो, पहले ये समझो, क्योंकि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि प्लास्टिक की बॉटल मीन्स प्लास्टिक। प्लास्टिक मतलब जहाँ आप पैकेज्ड फूड खा रहे हो ना, हाँ। वहां आप अपने न केवल कैंसर बल्कि और भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि थायराइड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सब के लिए आप अपनी टेंडेंसी बढ़ा रहे हो। तो पैकेजिंग वाला फूड कम करके ज्यादा जो है आपका जो फ्रेश प्रोड्यूस होता है या फ्रेशली कुक्ड फूड होता है उसको प्रेफर करो। दूसरा, कुछ कुछ स्टडीज कहती हैं कि जो हम जो ऑयल्स हैं उनको हाँ। बार बार रीहीट करते हैं हाई डिग्री पे, और तीसरी चौथी बार उसको यूज करते हैं, तो उसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं वो भी कैंसर कारक हो जाते हैं। तो डू नॉट रीयूज ऑयल अगेन एंड अगेन। ये जो पूरी पूरी के लिए हम तेल यूज हाँ। हाँ। करते हैं, वो बार बार यूज करते माताएं हैं। हमारी छान छान के फिर दोबारा रीयूज करती हैं, वो एक सही चलन नहीं है। दूसरा, जितना हो सके आप अपने जो ऑयल्स वगैरह हैं उनको थोड़ा जिस कहते हैं उतना ही लेके आइए जितना आपको कंज्यूम करना है। डोंट स्टोर थिंग्स कि वो खराब हो और फिर आप खराब प्रोडक्ट्स को यूज करें, तो केमिकल्स ज्यादा उसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे।
आपके किचन में और क्या नहीं होना चाहिए, आपके किचन में अगर आप कुछ ऐसे यूटेंसिल्स यूज करते हैं जो हाँ नॉन स्टिक के हैं, जैसे कि टेफलॉन के, अगर उनमें स्क्रैचेस आ चुके हैं, अगर वो छील चुके हैं, हाँ तो उनको आप खान पान के प्रिपरेशन के लिए यूज नहीं करेंगे। क्योंकि अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप इन स्क्रैच्ड यूटेंसिल्स को यूज करते हो तो उनके अंदर भी वो जो केमिकल तत्व है आपके भोजन के अंदर आ जाते जाएंगे। हैं और आप उसको इंजेस्ट कर लेते हैं। और रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कम से कम 5 तरह के रंगीन फल और सब्जी रोज खाइए, क्योंकि जितने भी रंगीन फल और सब्जी होती हैं इनके अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स आपके बॉडी में कैंसर बनने से रोकथाम करने में हेल्प करते हैं। तो वो एक बचाव का तरीका है, मतलब इन चीजों को लाइए अपने रसोई में अधिक, और पैकेज्ड फूड्स को कम करिए। मैम स्ट्रेस से भी कैंसर होता है क्या? स्ट्रेस अल्टीमेटली बॉडी सेल्स को एक ऐसा एक एनवायरनमेंट दे रहा है कि उनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होते हैं। कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होने से सेल्स डैमेज होते हैं। तो यस, सम एलिमेंट ऑफ स्ट्रेस एट द सेलुलर लेवल डेफिनेटली मे बी कॉन्ट्रीब्यूटरी, बट एक जिसको बोलते हैं हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। हाँ जब हम कोई भी कैंसर कारक तत्व की बात करते हैं तो उसे हम कैटेगराइज करते हैं कार्सिनोजन में, कैटेगरी 1 2 3। तो वो कैटेगरी 1 2 में तो वहां पे मेंशन नहीं है, बट समवेयर इन द सेलुलर इकोसिस्टम इट डज कंट्रीब्यूट। मैम, इंडिया में इतनी तेजी से कैंसर फैल रहा है, इसके लिए आप कुछ कहेंगे कि इसको इस तरीके से रोका जा सकता है? तो एक तो लाइफस्टाइल चेंजेस हाँ बहुत जरूरी है। देखो, टोबैको सबको पता है, हाँ हर पैकेट पे फोटो बना होता है। हाँ हर मूवी थिएटर में पहले एक मुकेश का फोटो आता है, हाँ मूवी चलती है, हाँ, जो मुकेश का कि फोटो आप आता है। उसके बाद ही एंटर करते हो कि हाँ वो हाँ हो जाएगा फिर जाएंगे। हम सिलेक्टिवली इस डिजीज को इग्नोर करते हैं, हम इसके बारे में जानकारी नहीं रखना चाहते। एक तो हेल्थ एजुकेशन पहला कदम है कि हम अपने जो स्कूल हेल्थ है उसके अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो है वो ज्ञान बच्चों को देना शुरू करें, क्योंकि बचपन में ही आपकी हेल्थ हैबिट्स या आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस बन जाती हैं। हाँ जी मैम। एक बार बड़े हो जाते हो तो आप रिफॉर्म नहीं हो सकते हो, आप थोड़े दिन छोड़ोगे फिर वापस से कंज्यूम अपने आप करने को लग थोड़ा सा चेंज जाओगे। कर सकते हैं सर। तो एक बचपन में ही एक हेल्दी चॉइसेस के लिए बच्चों को एजुकेशन हो जाए। दूसरा है इम्यूनाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ हमारे पास बहुत सशक्त वैक्सीनेशन अवेलेबल है। अगर हम एचपीवी की वैक्सीनेशन कर देते हैं तो जो सर्वाइकल कैंसर, जो महिलाओं में होने वाला दूसरे नंबर का बड़ा कैंसर है, अच्छा। उसकी रोकथाम हो जाएगी। और भी मैंने आपको 6 और कैंसर गिनाए थे कि उनकी भी दर कम की जा सकती है। तीसरी है एक्सरसाइज। आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, WHO कहता है अराउंड 180 मिनट्स पर वीक, तो आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से मरने के अपने चांसेस को 50% कम कर कम कर सकते सकते हैं। हैं। तो उसमें चॉइस आपकी, आप किस तरह की एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वॉकिंग करना चाहते हैं, जॉगिंग करना चाहते हैं, वो आप अपने आप चूज करिए। बट उससे आप अपने शरीर की चर्बी कम रखेंगे। तो जो मैंने आपको कहा था कि कैंसर कारक है ट्रंकल ओबेसिटी, हाँ पेट का मोटापा, तो उसकी रोकथाम से भी कुछ कैंसर्स को आप होने से कम कर सकते हो। फिर एक स्टेप और है जिसमें आप कम तो नहीं कर सकते हो, बट आप टाइमली पकड़ सकते हो। अच्छा। कि कैंसर में सबसे बड़ा जो इस टाइम हम डॉक्टर्स का सबसे बड़ा जिसको कहते हैं ना सोर पॉइंट, ये है कि मरीज हमारे पास देर से आते हैं। अच्छा। तो उसके लिए जरूरी है एनुअल हेल्थ चेकअप्स। आप एक अपने पूरे परिवार के लिए एक रूल बनाइए कि हमने सालाना हेल्थ चेकअप जरूर कराने हैं, क्योंकि सालाना हेल्थ चेकअप्स में आप बीमारियों को बिल्कुल इनिशियल फेज पे पकड़ सकते हो। कुछ कैंसर्स को तो प्री कैंसरस सिचुएशन में भी पकड़ सकते हो, जब वो कैंसर अभी बने ही नहीं बना है, ही नहीं है। कैंसर में चेंज होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। सो एनुअल स्क्रीनिंग्स एक मैंडेट होना चाहिए। उससे कैंसर स्टेज 0 स्टेज 1 में अगर पकड़ लेते हैं तो ठीक होने की गुंजाइश 90% 80% होती है। तो वो एक नॉर्म होना चाहिए। कैंसर लाइफस्टाइल डिजीज है या फिर जेनेटिक्स? कैंसर मेजरली लाइफस्टाइल डिजीजेस है, कुछ प्रोपोर्शन जेनेटिक। मैम, सबसे ज्यादा इग्नोर कैंसर सिम्टम्स कौन से होते हैं? पेनलेस लंप, जो गांठें दर्द नहीं करती, ज्यादातर लोग उनको इग्नोर कर देते हैं। कैंसर का इलाज मुमकिन है या नहीं? आज के डेट में कैंसर का इलाज डेफिनेटली मुमकिन है। इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर कौन सा है मैम? इंडिया में सबसे कॉमन पुरुषों में लंग कैंसर और महिलाओं में स्तन कैंसर है। स्मोकिंग छोड़ने के बाद कैंसर का रिस्क कम होता है? स्मोकिंग छोड़ने के 10 साल बाद कैंसर का रिस्क 50% कम हो जाता है। 10 साल बाद? शुगर कैंसर को बढ़ावा देता है? कैंसर सेल्स शुगर ज्यादा खाते हैं, अच्छा। तो कैंसर सेल्स शुगर पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए हम कैंसर पेशेंट्स को शुगर लिमिट करने के लिए कहते हैं। कीमोथेरेपी पेनफुल है? कीमोथेरेपी एक नसों के द्वारा ड्रिप द्वारा चढ़ाई जाती है, अच्छा। उस प्रक्रिया में दर्द नहीं होती। मैम, मोबाइल रेडिएशन से भी कैंसर होता है? मोबाइल रेडिएशन की रेज, जैसे कि माइक्रोवेव की रेज होती है, रेडियो वेव्स होती हैं, उनसे कैंसर होने का रिस्क नहीं होता है। अच्छा। कैंसर पेशेंट्स के लिए
सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, मेडिसिन या माइंडसेट? सब कुछ। मेरा एक 33% फॉर्मूला है। कैंसर पेशेंट की सक्सेस के लिए 30% पेशेंट की सकारात्मक सोच, अच्छा। 33% उसके परिवार का सपोर्ट, 33% डॉक्टर की मेहनत, बन गया 99। और 1% प्रभु की कृपा, प्रभु की। तभी 100 होगा। हाँ इस मैम। 99 को 100 तो वही बना सकते हैं। मैम, एक फूड जो बिल्कुल आप अवॉइड करने के लिए कहते हैं कैंसर में, वो कौन सा है? हम ज्यादातर बड़ी आंत के कैंसर के पेशेंट्स को लाल मीट ना खाने के लिए कहते रेड हैं। मीट। अल्कोहल की सेफ लिमिट कितनी होती है? अल्कोहल की कोई सेफ लिमिट नहीं है। जो हमारे अनुसंधान कहते हैं कि 1 ग्राम अल्कोहल भी नुकसानदायक हो सकता है अगर बहुत रेगुलर बेसिस पे लिया जा रहा है तो। मैम, कैंसर के बाद नॉर्मल लाइफ पॉसिबल है? अगर सही समय पर कैंसर पकड़ा जाता है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी आगे अचीव की जा सकती है। मैम, जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए आप कोई सलाह देना चाहेंगे कैंसर से बचने के लिए? गिव योर लव्ड वंस गिफ्ट ऑफ लाइफ। जब भी आपने अपने किसी परिवारजन को किसी त्योहार पे या उनकी किसी वर्षगांठ पे कुछ हाँ। देना है तो उनको फूल पत्ते देने की बजाय एक हेल्थ चेकअप कार्ड दे दीजिए ताकि वो जाके अपने जांच कराएं और आपको आश्वस्त कर पाएं कि वो सुरक्षित हैं और बहुत अच्छा स्वस्थ गिफ्ट हैं। रहेगा लोगों को। मैं तो हर व्यक्ति को कहती हूँ कि फूल पौधे तो मुरझा जाएंगे, बट हाँ। अगर आप अपने लव्ड वन की स्वास्थ्य की ध्यान रखेंगे तो वो तो आप उनके जीवन को और ज्यादा खूबसूरत और स्वस्थ बना रहे हैं। आपका शरीर आपको संकेत देता है, अच्छा। आप उनको नजरअंदाज ना करिए, क्योंकि जब आप नजरअंदाज करते हैं, जब आप चीजों को डेफर करते हैं तो बीमारियां बढ़कर सामने आती हैं, आप वो अपॉर्चुनिटी लूज कर देते हैं ठीक होने की। दूसरी चीज, अच्छी जीवन शैली अपनाइए। अब तो कोविड ने इतने लेसन सिखाए और हम उन लेसन्स को भूल गए। एक जीवन शैली जो इम्पैक्ट करती है आपके हेल्थ पे, उससे ज्यादा कोई और चीज इम्पैक्ट नहीं करती। 50% बीमारियां हमारे इन एंड अराउंड हमारी जीवन शैली की चॉइसेस की खाना वजह से। पीना पर्यावरण सब चीजें से। हाँ। दिल्ली डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। अच्छा मैम। न्यूयॉर्क हुआ करता था। तो सोचिए कि क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमने ये उपाधि मैम, ये जीत जो ली है। अभी हमारे दिल्ली में इतना पॉल्यूशन चल रहा है, लंग्स कैंसर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं उससे? देर आर मोर देन 5-6 पेपर्स विच हैव प्रूव्ड। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं लिटरेचर में जिसमें ये पाया गया है कि जो लोग प्रदूषण प्रभावित एरियाज में हाँ। रहते हैं उनमें कैंसर का रिस्क अधिक है। हाल फिलहाल में मैंने 2 रिसर्च आर्टिकल्स वो पढ़े जिसके अंदर मुख के कैंसर के बारे में भी व्याख्यान किया गया है। हमारे ICMR जो दिल्ली है उन्होंने भी हाँ। एक रिलीज किया था रिसर्च की ओरल कैविटी कैंसर, मुख के कैंसर्स भी अधिक हो रहे हैं उन लोगों में जो 5 साल से अधिक पोल्यूशन प्रभावित एरिया में रहते हैं। तो रिस्क तो डेफिनेटली है, पॉल्यूशन से ही हो सकता है। स्लो किलर है ये। अच्छा, शुक्रिया मैम हमारे व्यूअर्स के लिए अच्छा जानकारी देने के लिए। थैंक यू मैम मोस्ट हमारे वेलकम। पॉडकास्ट में आने के लिए।